विश्व में स्वस्थ क्रांति की उद्भावना नेपाल से होगी और वो स्वस्थ क्रांति सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त होगी। नेपाल भव्य रूप धारण करेगा, भारत इससे शिक्षा लेगा। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से शंकराचार्य जी अब से 7 साल पहले ही ये कह दिए थे कि नेपाल में क्रांति की शुरुआत होगी और भारत उससे शिक्षा लेगा। भारत किस तरह की शिक्षा ले सकता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इस वीडियो में मैं भारत में परिवारवाद और नेपोकिड्स के बहुत बड़े उदाहरण पेश करने वाला हूं। यूट्यूब इंडस्ट्री में परिवारवाद के उदाहरण की बहुत कम वीडियो है, शायद नामात्र है। आप जानेंगे कि भारत में कितने लोग ऐसे हैं जो परिवारवाद को पनपा रहे हैं और परिवारवाद पनप रहा है। नेपोकिड्स जो उनके बच्चे हैं वो किस तरह से शासन में घुसते जा रहे हैं और फायदा उठाते जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले नेपाल को समझते हैं, नेपाल में की गई भविष्यवाणियों को समझते हैं। बहुत कुछ नया है इस वीडियो में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि नेपाल में कोई चावल की बोरी लूट के ले जा रहा है, नेपाल में कोई राजभवन का सामान लूट ले रहा है, नेपाल में कोई जेसीबी नचा रहा था दंगों के दौरान, नेपाल में बहुत सारे लोग, लगभग हजारों लोग जेल तोड़कर भाग गए, कोई लोग फ्रिज लूट कर भाग रहे हैं, सर पे फ्रिज उठा लिया, फ्रिज की दुकान तोड़ दी, ये तोड़ के लूट के भाग रहे हैं, कोई राजा महाराजा के कवच पहन के अपने शौक पूरे कर रहा है, कोई खंभे पर खड़ा होकर सीसीटीवी तोड़ दे रहा है कि सारे रिकॉर्ड मिट जाएं, कोई महिला के कपड़े लुटा रहा है बांग्लादेश की तरह। याद करिएगा, कुछ दिन पहले बांग्लादेश से भी इसी तरह की तस्वीरें आई थी। उस समय बहुत सारी आवाजें उठी थी कि ये धर्म विशेष के लोग हैं, अगर वहां ये थे तो यहां कौन है। इस पर भी सवाल बनने चाहिए, पूछने चाहिए लोगों से। कोई गमला चुरा रहा है, कोई कुर्सी चुरा रहा है, कोई टंकी चोरी करके भाग रहा है, कोई फूलदान और लोहे की पूरी कुर्सी सर पे लाद लेकर भाग जा रहा है। बच्चे पुलिस के कपड़े पहन रहे हैं, मिलिट्री के कपड़े पहन रहे हैं, मिलिट्री से कपड़े लूट लिए जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। कोई ज्वेलरी की दुकान लूट ले रहा है, कोई मॉल लूट ले रहा है, टेडी बियर उसमें जितने हैं सब लूटा जा रहा है। और ये लूटने वाले लोग कौन थे, लूटने वाले लोग कौन थे, ये सब जांच का विषय है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिनकी दुकानें थी वो राज परिवार से जुड़े हुए लोग थे, वो प्रधानमंत्रियों के परिवार से जुड़े हुए लोग थे, वो मंत्रियों के परिवार से जुड़े हुए लोग थे और उन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स से अपनी मंजिलें खड़ी कर दी थी और उन्हीं के घर लूटे गए, उन्हीं के दुकान लूटे गए, उन्हीं के जनता ने उन्हीं को लूटा। मैं इस तरह की किसी भी चीज का समर्थन नहीं करता हूं, मैं उन्हें उपद्रवी ही कह रहा हूं, मैं उन्हें जाहिल ही कह रहा हूं, क्योंकि किसी भी देश में इस तरह के कार्य की कोई अनुमति नहीं होती है और इस तरह के कार्य करने वाले जाहिल होते हैं। आगे चलिए हम इस चीज को समझते हैं कि नेपाल में इससे पहले भविष्यवाणी जो की गई थी वो शंकराचार्य ने की थी। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जो गोवर्धन पीठ के वर्तमान के 145वें जगत गुरु शंकराचार्य हैं, उन्होंने 2018 में बोला था कि भारत के प्रधानमंत्री सुन लीजिए, भारत के राष्ट्रपति सुन लीजिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री सुन लीजिए, नेपाल में विश्वस्त क्रांति का उद्भव होगा और जल्दी होगा और नेपाल से पूरी दुनिया शिक्षा लेगी और भारत भी शिक्षा लेगा। ये शंकराचार्य कहे। शंकराचार्य वो होते हैं जो शंकर के अवतार माने जाते हैं, जो आदि शंकराचार्य से चल रहे हैं। कहा जाता है कि इन्हें हिंदू धर्म, सनातन धर्म के सभी वेदों को, सभी पुराणों का ज्ञान होता है, बहुत अधिक अध्ययन होता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं इन्हें भविष्य देखने की शक्ति तक होती है, इसलिए भारत में शंकराचार्य पूजनीय होते हैं। शायद इसी कारण 2018 में ही इन्होंने कह दिया था कि नेपाल से एक क्रांति की शुरुआत होगी जिससे भारत शिक्षा लेगा। भारत क्या शिक्षा लेगा, इसकी चर्चा मैं आगे शुरुआत में बताया हूं। परिवारवाद का बहुत बड़ा उदाहरण लेके आया हूं, लेकिन कुछ हैरान करने वाली चीजें आ रही हैं जिसको शेयर करने की इच्छा मेरे मन में बहुत पहले से आपकी भी थी, आपके साथ थी। लकी बिस्ट को जान रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं आप पॉडकास्ट देखते होंगे, कहीं ना कहीं इनके बारे में सुनते होंगे। रॉ के एजेंट रहे हैं और इस समय फिल्मों में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ की सुरक्षा भी इन्होंने की है और इसके अलावा एनएसजी के कमांडो भी रहे हैं। इन्होंने एक पॉडकास्ट में आज से ठीक 1 महीने पहले एक पॉडकास्ट में इन्होंने जो कहा था वो आज वायरल हो रहा है और लोग हिल जा रहे हैं कि एक रॉ एजेंट को, पूर्व रॉ एजेंट को
ये बात पहले से कैसे पता चल जाती है? क्या ये साजिश पहले से ही चल रही थी? लोगों को तो ये पता था कि नेपाल में सोशल मीडिया की वजह से आग लगी है, नेपाल में दंगे इस वजह से हो रहे हैं। पहले मैं ये बताता हूं, उसके बाद विश्लेषण करता हूं। इन्होंने 1 महीने पहले ये कहा था कि आज 12 तारीख है, इसे नोट करके रख लीजिए। कितना कॉन्फिडेंट था 1 महीने पहले पॉडकास्ट में। इनका पॉडकास्ट यूट्यूब में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, वायरल हो रहा है। इन्होंने कहा था कि आज 12 तारीख है, इसे नोट करके रख लीजिए। कुछ ही दिनों में नेपाल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आएगी, वहां सरकार गिरने वाली है। यह सुनने में चौंकाने वाला लगेगा, लेकिन सोचिएगा कि लकी बिष्ट क्या बोल कर गया है, लेकिन आप इसे नोट करके रख लीजिएगा। 10 से 15 दिनों के बाद यह खबर आएगी कि नेपाल की सरकार फिर से गिर गई है, जो 2 महीने पहले बनी थी। अब सोचिए, एक रॉ एजेंट 1 महीने पहले, 15-20 दिन पहले ही यह बात कह दे रहा है कि नेपाल की सरकार गिरने वाली है। यानी ये सारी चीज बहाना थी। नेपाल में कुछ ना कुछ तो होने वाला ही था। सोशल मीडिया तो सिर्फ एक बहाना बना। लोगों को यह लग रहा है, जो खबरें देख रहे हैं, कि सरकार ने 4 तारीख को बैन किया सोशल मीडिया। उसके बाद जेनजीज इकट्ठा हुए, उन पर गोलियां चली, और गोलियां चलने के बाद वो उग्र हो गए, जिसमें प्रधानमंत्रियों के घर जल गए, राष्ट्रपति के घर जल गए, सुप्रीम कोर्ट जल गया। लेकिन अगर 12-15 दिन पहले ही ये तय था, तो अगर सोशल मीडिया बैन नहीं होता तो कुछ और होता, कुछ और होता, कुछ और होता। यानी जो इसके पीछे साजिश चल रही थी, पीछे कुछ लोग क्या थे, क्या पहले से ही काम किया जा रहा था? क्या एक सेटअप पहले से ही बैठा था कि कोई ना कोई बहाना होगा, कोई ना कोई चीज होगी, और उसके बाद नेपाल को इस तरह से जलाया जाएगा? यह सोचने और जांच का विषय है। दुनिया के तमाम एजेंसियों को इस पर जांच करना चाहिए। अब लकी बिष्ट के बारे में मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं, ये पूर्व रॉ के एजेंट रह चुके हैं। रॉ कितनी बड़ी संस्था होती है आप जानते हैं। एनएसजी के कमांडो रह चुके हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रह चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ की सुरक्षा में रह चुके हैं। इन्होंने 1 महीने पहले ही पॉडकास्ट में कह दिया था। हालांकि इस समय सिर्फ ये पॉडकास्ट करते हैं, और पॉडकास्ट में कहानियों का समुंदर रहता है और लोग बड़ा आनंद लेके सुनते हैं। अब नेपाल में एक शब्द आ रहा है, नेपोकिड्स। बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं नेपोकिड्स क्या होता है, नेपोटिज्म क्या होता है। इन दोनों विस्तृत तरीके से समझाएंगे, क्योंकि नेपाल में जो क्रांति हुई है उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो नेपोकिड्स ही है। नेपोकिड्स किसे कहते हैं, नेपोटिज्म किसे कहते हैं? परिभाषा एक बनाया हूं, उसे ध्यान से समझ लीजिएगा। नेपोटिज्म कहते हैं, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति, उसके परिवार या रिश्तेदार के कारण नौकरी, पद या अवसर देना, भले ही व्यक्ति बाकी लोगों से कम योग्य हो। मुख्य बिंदु यह व्यवहारिक नीति है, इसमें परिवार या करीबी लोग प्राथमिकता दी जाती है। यह सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं होता, दोस्त या रिश्तेदार भी नेपोटिज्म में शामिल होते हैं। जैसे एक परिवार का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है, उसका बेटा भी मुख्यमंत्री बन जाता है, उसका भाई भी मुख्यमंत्री बन जाता है, उसका चाचा सांसद बन जाता है, उसका भतीजा विधायक बन जाता है, उसका भतीजे का विधायक भी चूंकि उनका दोस्त है वो भी कुछ बन जाता है। इसी तरह एक परिवार पनप जाता है, और यही कहते हैं, इसी को कहते हैं नेपोटिज्म, परिवारवाद, कि आप इसलिए खास हैं क्योंकि आप पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं, दामाद हैं, चाचा हैं, रिश्ते हैं, दूर के नानी के, सगी के, माई के, बौसी के लड़के हैं। समझ रहे हैं? गांव वाले भी हैं तो आप खास हैं क्योंकि दूर में उनके दोस्त रिश्तेदार थे। ये नेपोटिज्म है, और ये भारत में भी पनप रहा है, और नेपाल में इसी वजह से लोग नाराज थे कि मैं तो योग्य था, मैं तो विधायक बनना चाहता था, भाई मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मैं खुद की बात कर रहा हूं, और अगर मेरी योग्यता इतनी है तो मैं क्यों ना बनूं? मेरी वजह से एक परिवारवाद वाला आदमी क्यों बनेगा? क्योंकि उसका बाप मुख्यमंत्री था, क्योंकि उसका चाचा मुख्यमंत्री था, क्योंकि उसका पिता प्रधानमंत्री था देश का, वो क्यों बनेगा? अगर उससे योग्य मैं हूं तो मैं बनना चाहते, मुझे बनना चाहिए। लेकिन भारत में भी परिवारवाद कितना है, इसकी पोल मैं आगे खोलूंगा। किसी राजनीतिक दल को छोड़ा नहीं हूं, किसमें कौन लोग हैं सबको शामिल किया हूं। लाइन से सुनते जाइएगा। अब बता दे रहा हूं नेपोकिड्स किसे कहते हैं। नेपोकिड्स की परिभाषा सुन लीजिए। नेपोकिड्स का मतलब होता है वो बच्चे जो प्रसिद्ध और शक्तिशाली परिवारों में जन्मे हैं और उनके परिवार के कारण ही अवसर पा रहे हैं। मुख्य बिंदु, यह व्यक्ति विशेष को दर्शाता है, खासकर नए युवाओं को। अक्सर फिल्म, राजनीति, खेल, बिजनेस, जैसे शाहरुख खान का लड़का, शाहरुख खान के लड़के के लिए पूरे देश के सितारे सेलेक्ट हो गए। उनकी अभी एक पिक्चर आ रही थी, मैंने भी उसका प्रमोशन किया था, प्रमोशन नहीं मतलब वीडियो उस पे की थी, प्रमोशन नहीं किया था। तो
अब शाहरुख खान के लड़के के लिए सारी इंडस्ट्री आ गई क्योंकि वो शाहरुख खान के लड़के हैं। वहीं जो मुंबई माया नगरी में एक लड़का स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए कोई नहीं आता है, उसको दर दर की टक्करें खानी पड़ती हैं। और गारंटी के साथ कहता हूं कि शाहरुख खान के लड़के से 20 गुना ज्यादा ताकतवर उस गली में टहलने वाले लोग होंगे। बहुत सारे लोग वहां से आए हैं जिसमें मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, इसके बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं जिन्होंने गलियों से प्रवेश लिया है और सितारों की बुलंदी तक पहुंचे हैं। लेकिन ये नेपोकिड्स इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। अमित शाह का लड़का भी नेपोकिड्स का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लोग कहते हैं उन्हें हिंदी अंग्रेजी नहीं ठीक से बोलने आती है, वो आईसीसीआई के सचिव तक बन जाते हैं। उसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया का लड़का भी नेपोकिड्स का एक बहुत बड़ा उदाहरण है क्योंकि वो राज परिवार से आते हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं, उन्हें विरासत में मिल रही हैं चीजें। आप समझ रहे हैं, इसी को नेपोकिड्स कहते हैं। और नेपाल में किस तरह से नेपोकिड्स पनपा, आइए उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये है नेपोकिड्स, देखिए ये नेपोकिड्स हैं। पहले वाले जो नेपोकिड्स हैं उनका नाम है जयवीर देवपा। ये कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर के पुत्र हैं। इन्होंने एक सिंगर से शादी की और वो शादी शैंपेन, बियर सब वायरल हुई। लोगों ने कहा कि नेपाल में बेरोजगारी है, नेपाल में लोग मर रहे हैं खाने के बिना, नेपाल में व्यवस्थाएं खराब हैं, नेपाल में लोगों के पास रोजगार नहीं है। और वहीं राजा का लड़का जो है वो ऐश कर रहा है, वो विदेशों में जा रहा है, वो मालदीव में छुट्टियां मना रहा है। वहीं दूसरा उदाहरण आती है श्रृंखला खटीवाड़। ये स्वास्थ्य मंत्री विरोधा खटीवाड़ की बेटी हैं। इन पर भी यही आरोप लगे थे कि ये अपनी ग्लैमरस तस्वीरें, महंगे कपड़ों की तस्वीरें, महंगे बैग की तस्वीरें सोशल मीडिया पे शेयर करती हैं। वहीं गंगा दहल, इनकी भी, ये भी पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की बेटी हैं और इन पर भी आरोप है कि ये इतने महंगे कपड़े पहनती हैं, इतनी महंगी जगहों पर जाती हैं जहां पर नेपाली आम नागरिक जिसके बारे में पूरे जीवन की कमाई लगाकर सोच नहीं सकता है, उतना एक दिन में ये उखाड़ कर वहां से चली आती हैं। आगे समझते हैं। स्मिता दाहाल और अंजलि बसनेत भी इसके बड़े उदाहरण थे। ये खूबसूरत लड़कियों को देखिए, ये दोनों नेपाली नागरिक हैं, दोनों नेपाल के महत्वपूर्ण राजनेताओं की बेटी हैं और दोनों महंगे कपड़े और महंगी लग्जरियस गाड़ियों से महंगी जगहों पे घूमना इनका मुख्य काम था। इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर स्टोरी लगाना इनका मुख्य काम था। लेकिन शायद यही नेपोकिड्स ने पूरे नेपाल को जला दिया क्योंकि इन्हीं बच्चों को नेपाल के युवा देख रहे थे जो रोजगार मांग रहे थे, जो वहां पर जाकर व्यवस्थाओं को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे, जो नेपाल में परिवर्तन लाना चाह रहे थे। उनके जेब में अठन्नी नहीं थी और ये सरकारी पैसे से, टैक्स के पैसे से, अपने बाप के पैसों से ऐश कर रहे थे। आगे समझते हैं कि भारत में जो है वो नेपाल की तरह कितने उदाहरण हैं, क्योंकि शंकराचार्य ने कहा है कि भारत जो है वो नेपाल से सीख सकता है, भारत की व्यवस्था नेपाल से सीख सकती है, सीखेगी। उन्होंने कहा है कि 18 में नेपाल में क्रांति होगी। अगर ये स्वस्थ क्रांति है और भारत को नेपाल से सीखना चाहिए तो क्या सीखना चाहिए? परिवारवाद को खत्म कर देना चाहिए, वरना कभी नेपाल जैसी स्थिति अगर भारत में हुई तो कभी ना हो, भारत में कभी ना हो, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ों को कभी समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन एक परिवारवाद भी एक घून है, एक दीमक है जो भारत की व्यवस्थाओं को, भारत के मजबूत लोगों को खत्म करता जा रहा है। जो हम लोगों जैसे सपने को, कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसमें किसी नेता का बेटा, नेता का भाई और नेता का चाचा आ जाता है, वो सोचना पड़ जाता है कि हमारी योग्यता वहां कैसे खत्म हो जाती है, हमें कैसे वहां मौका नहीं मिलता है और कैसे एक नेता के लड़का हेलीकॉप्टर से आता है और सीधे वो ऑफिस में बैठ लेता है, कैसे उसे मौका मिल जाता है। इसे खत्म करने की व्यवस्था है। इसलिए इस परिवारवाद के इतने बड़े चिट्ठे को लेकर आया हूं। यह मात्र एक छोटा सा उदाहरण है। हर जिले में, हर राज्य में, हर प्रदेश में नेपोकिड्स की और नेपोटिज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कुछ आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिए, यह उदाहरण सबसे पहले शुरू करते हैं राजनाथ सिंह से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह और नीरज सिंह, जिसमें पंकज सिंह भाजपा से विधायक हैं, नीरज सिंह तैयारी में है, यानी दोनों बच्चे जो है राजनीति में सेटल हो रहे हैं। अमित शाह के एक ही बेटे हैं जय शाह, वो बीसीसीआई के सचिव बन गए हैं। लोग कहते हैं योग्यता इससे ज्यादा भी लोगों में हो सकती है, किसी क्रिकेटर को बना देना चाहिए। कपिल देव से लेकर तमाम लोग खाली बैठे हैं, किसी बड़े लोगों को बनाना चाहिए क्रिकेटर को। ये इसलिए बन गए क्योंकि ये जय शाह के लड़के थे, इसीलिए यहां इनकी एंट्री हो गई। कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के महासचिव हैं, इनका बेटा आकाश विजयवर्गीय भाजपा से विधायक है। क्या इनके पास कोई और काम नहीं था? क्या इंदौर की सीट से कोई और नहीं आ सकता था? आ सकता था। ये भी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन
कम से कम एक राजनीतिक व्यक्ति की एक मर्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो संविधान पे जब शपथ लेता है तो कहता है हम भारत की व्यवस्थाओं को ठीक रखेंगे, हम भारत में परिवारवाद को जो है वो नहीं आने देंगे। और सबसे पहले परिवारवाद वहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब आप राजनीति में जाते हो तो आपके अंदर एक मर्यादा ये पनपती है, सोचती है कि देश की सेवा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे सेवा करते करते आप अपने परिवार को किस तरह से मेवा खिलाने लगते हो, इसका उदाहरण भी ये बहुत बड़े उदाहरण हैं। गोपीनाथ मुंडे दिवंगत हैं, अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बेटी पंकजा मुंडे भाजपा से नेता है, प्रतिमा मुंडे सांसद हैं। इसके अलावा SR बोम्मई पूर्व CM है इस समय जनता दल के, और उनका बेटा बसराव बोम्मई भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के। इसी तरह प्रेम कुमार धूमिल पूर्व CM है भाजपा से, बेटा अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, आप जान ही रहे हैं अनुराग ठाकुर को, इनके बेटे भी विदेश में पढ़ते हैं। इसी तरह जगदम्बिका पाल सांसद, कई पार्टियों में इधर से उधर रहते हैं, जब भी रहे सांसद रहे डुमरियागंज से, इनके बेटे भी राजनीति में एक्टिव हैं, व्यापार में एक्टिव हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने बेटे को एंट्री दिलाने की, किस तरह से वो एंट्री करें राजनीति में। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंत्री रह चुके हैं, बेटा जो है युवा इकाई से जुड़ा हुआ है, और बहुत जल्दी ही खबर आएगी कि वो भी कोई पार्टी में कोई विधायक या सांसद का टिकट मिल गया है और या MLC बन गए हैं। इसके अलावा मनोज तिवारी को कौन नहीं जानता है, भोजपुरी के सुपरस्टार रह चुके हैं, 22 साल की बेटी है, राजनीति ज्वाइन करा दी है, भाजपा से टिकट मिलना भविष्य में पक्का ही हो जाएगा। अभी 22 साल की हैं, NGO वगैरह में काम कर रही हैं, भविष्य में राजनीति में इनकी भी एंट्री हो जाएगी। सतपाल महाराज को आप जानते होंगे, मंत्री हैं भाजपा से, और इसके अलावा बेटा राजनीतिक और धार्मिक कार्यों का सारा दारोमदार संभाल रहा है, उसके बाद से इनके पद का भी दारोमदार संभाल सकता है। वसुंधरा राजे भाजपा से नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बेटा दुष्यंत कुमार भाजपा से सांसद है झलवाड़ा से। इसके अलावा देवेंद्र प्रधान, इनको आप जानते ही होंगे, धर्मेंद्र प्रधान इनके लड़के हैं, ये केंद्रीय मंत्री हैं, देवेंद्र प्रधान भी भाजपा नेता हैं, और ये भी। उसके अलावा देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार, इससे बड़ा परिवार राजनीतिक परिवार नहीं है देश में, खैर ये आजादी के बाद से अब तक ये परिवार है। जवाहरलाल नेहरू, बेटी इंदिरा गांधी, इनके बेटे राजीव गांधी, बच्चे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के 2 बच्चे। इसके अलावा संजय गांधी भी बेटा, वरुण गांधी, संजय गांधी तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वरुण गांधी, उनकी माता मेनका गांधी, ये सब सांसद विधायक हैं गांधी परिवार के लोग, और जो 2 बेटे हैं उनकी एंट्री होने वाली है। इसके अलावा और सुन लीजिए, यादव परिवार को तो आप जान ही रहे होंगे, मुलायम सिंह यादव का परिवार, अभी नहीं है मुलायम सिंह यादव, श्रद्धेय नहीं है, मुलायम सिंह यादव ने देश के लिए बहुत काम किया है। इनके बेटे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के CM रह चुके हैं, प्रतीक यादव व्यवसायी हैं, शिवपाल यादव आप जान ही रहे होंगे, डिंपल यादव, इसके अलावा धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव के लड़के प्रतीक यादव, और अगर आप खोजेंगे तो यादव ही यादव नजर आएंगे, और बहुत सारे यादव, कहीं कोई ब्लॉक प्रमुख है, कहीं विधायक बन गया है, कहीं कुछ बन गया है, कोई किसी का लड़का है, लेकिन इस परिवार में बहुत बड़ा परिवारवाद आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव का परिवार देख लीजिए, तेजस्वी यादव डिप्टी CM रह चुके हैं, तेज प्रताप यादव विधायक हैं भी, मीसा भारती राज्यसभा सांसद हैं, लालू प्रसाद यादव खुद पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राबड़ी देवी खुद पूर्व मुख्यमंत्री हैं। परिवारवाद देख रहे हैं। इनके अलावा कोई भी इस योग्य नहीं बन सकता कि बिहार का वो CM बन जाए, डिप्टी CM बन जाए, कोई बन जाए। पार्टी में बहुत सारे योग्य लोग हैं, आप बिहार की राजनीति में इसको देख सकते हैं। मैं किसी पर व्यंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन नेताओं को यह सीखना चाहिए कि किस तरह से व्यवस्थाएं बदलती हैं। जब जयप्रकाश नारायण का JP आंदोलन हुआ था, तब इनमें से बहुत सारे नेता ऐसे थे जिनके पीठ पर सिर्फ लाठियां थी, और इतनी क्रांति इन्होंने की थी कि इस क्रांति को पूरी दुनिया ने देखा था JP आंदोलन से। और JP आंदोलन से ही तमाम ऐसे नेता निकले हैं जो आप सब जान रहे होंगे कौन लोग JP आंदोलन से निकले हैं, जो परिवारवाद की इतनी बड़ी स्थिति को बनाए हैं, और उसके बाद से धन की भी बहुत बड़ी स्थिति को बनाए हैं। और उस समय कोई मास्टर था तो कोई साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन उस समय कितना पैसा था और अब कितना पैसा है, इसको भी भारत की जनता देख रही है। आंख बंद है, कुछ बोल नहीं रही है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि किसी को पता नहीं है कि किस परिवार के पास कितना पैसा है। सबको लगता है कि आप महंगी गाड़ियों से चल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं चल रहे हैं? क्या हमारे ही टैक्स के पैसे का पैसा है वो? क्या इसी राजनीति की वजह से तो वो पैसा आया? आपने तो कोई व्यवसाय
किया नहीं है। चलिए इसको आगे समझते हैं, बाल ठाकरे के परिवार को समझ लेते हैं। बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे पूर्व सीएम रह चुके हैं। एक आदित्य ठाकरे जो उनके बेटे हैं वो विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। भाई राज ठाकरे वो भी पॉलिटिक्स में रह चुके हैं, महाराष्ट्र नौर सेना चला रहे हैं, पॉलिटिक्स में है, उनकी अपनी अलग पार्टी है एमएनएस। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, भतीजे हरीश पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। पराजित पवार राजनीति में सक्रिय नहीं है लेकिन पावर में ये भी है। खैर मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। एम करुणानिधि पे जाते हैं, दिवंगत हैं इस समय, और उनकी बेटी उनके बेटे एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। बेटा उदयनिधि स्टालिन मंत्री है, अभिनेता है। एम के अजगिरी बेटे एम के अजगिरी पूर्व सांसद हैं। बेटी कनिमोझी सांसद हैं। पूरे परिवार में सांसद विधायक मंत्री पड़े हुए हैं। वाईएसआर राजशेखर रेड्डी का परिवार दिवंगत हैं। उनके बेटे वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उसके अलावा बेटी वाईएसआर शोभा रेड्डी सांसद हैं। इनको तो आप जानते ही होंगे। टीएन राम माधव दिवंगत हो चुके हैं, टीडीपी के संस्थापक रहे हैं। उनके जो दामाद हैं, जो इस समय भाजपा के सहयोगी दल हैं, चंद्रबाबू नायडू, वो सीएम रहे हैं, टीडीपी के प्रमुख हैं। बेटा नारा लोकेश जो है वो विधायक है। के चंद्रशेखर राव पूर्व मुख्यमंत्री बीएसआर के प्रमुख रहे हैं। बेटा केटी राम राव मंत्री रह चुके हैं, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। बेटी के कविता पूर्व सांसद रह चुकी हैं। ये राजनीति के वो लोग हैं जो हर राज्य में मौजूद हैं। इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, चौधरी चरण सिंह की पार्टी। चौधरी चरण सिंह तो जिंदा नहीं है, किसान नेता बड़े थे, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने देश के लिए। लेकिन अजीत सिंह उनके बेटे वो भी दिवंगत हैं। जयंत चौधरी उनकी व्यवस्था संभाल रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं। देवीलाल चौधरी देवीलाल दिवंगत हैं, इस समय है नहीं। उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला पूर्व सीएम रहे हैं। बेटा अभय चौटाला, अजय चौटाला, दोनों राजनेता हैं। अजय चौटाला की बेटा जो है वो दुष्यंत चौटाला, वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं। रामविलास पासवान को आप जान ही रहे हैं, इस समय नहीं है इस दुनिया में। उनके बेटे चिराग पासवान सांसद हैं, और वो भी जो अपने सांसदों को दे रहे हैं, कोई दामाद को दे रहे हैं, कोई बहन को दे रहे हैं, कोई इस तरह से वो भी बना रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सिंध रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके बेटे हैं, वो राज्यसभा सांसद हैं। एचडी देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री हैं, रह चुके हैं। बेटे एचडी कुमारस्वामी पूर्व सीएम रह चुके हैं। बेटे एचडी रेवन्ना जो है वो विधायक रह चुके हैं। बेटा प्रज्वल रेवन्ना सांसद रह चुका है, अभी जेल में चला गया है। आगे समझते हैं मायावती, एक भी बेटा नहीं, एक भी बेटी नहीं, अकेले, लेकिन भतीजे को आगे बढ़ा रही हैं। अक्सर उनके भतीजे की कंट्रोवर्सी आ जाती है, कभी भतीजा यहां है तो कभी भतीजा पार्टी में रहेगा, कभी नहीं रहेगा। बकायदा उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो अलग परिवार का मामला चलता रहता है। डॉक्टर संजय निषाद अभी राजनीति में कुछ वर्षों पहले आए हैं, पहले होम्योपैथिक का दवाखाना चलाते थे। उनका बेटा प्रवीण निषाद सांसद रह चुका है, इस बार चुनाव हार गया। एक बेटा सरवन निषाद वो विधायक है। इसके अलावा परिवार के और सदस्यों को भी एमएलसी बनाने की मांग और तमाम चीजें चल रही है, खुद मंत्री हैं ही, और उसके अलावा और भी साम्राज्य फैलाने की कोशिश कर चली रही है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर को आप जानते ही होंगे। ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं वो अरविंद राजभर, अरुण राजभर, ये विधायक हैं, नेता भी हैं। और उसके अलावा हरिशंकर तिवारी गोरखपुर में अभी दिवंगत हैं, नहीं है हरिशंकर तिवारी, उनके बेटे विनय शंकर तिवारी, कुशल तिवारी, ये सब राजनेता हैं। और एक भांजे गणेश शंकर पांडे वो भी उसी परिवार के हैं। कभी ना कभी सब विधायक सांसद रहे हैं, अभी कोई ना हो भले ही, लेकिन कभी ना कभी सांसद विधायक रहे हैं और लगातार प्रयासरत हैं। तो आप इन चीजों को समझिए। उनके भी जो बेटे हैं वो तैयार हो रहे हैं, बकायदा बाहर से विदेश से पढ़ के आए हैं और तैयारी कर रहे हैं इस समय कि वो भी भविष्य में पॉलिटिक्स में किस तरह से एंट्री लेंगे। तो ये है नेपोटिज्म और ये है नेपोकिड्स, जो तैयारी, जिनके पिताजी विधायक थे, जिनके माताजी विधायक थी, जिनके बाबाजी विधायक थे, सांसद थे, मुख्यमंत्री थे, वो इसलिए आगे विधायक बनेंगे क्योंकि उनके माता पिता दादा बाबा चाचा थे। वो इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि वो योग्य हैं, वो महान हैं, वो कर सकते हैं। वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो उनके रिश्तेदार हैं। वो अपने बाबा दादा की तरह लड़के नहीं आएंगे। उन्हें शुरुआत से ही एक बढ़िया गाड़ी मिलेगी, उन्हें शुरुआत से ही एक पिछलग्गू जनसमर्थन मिलेगा, उन्हें शुरुआत से ही पैसा मिलेगा। उनके दादा बाबा चाचा
जो थे वो तो मास्टर थे, वो तो सरकारी नौकरी कोई करते थे, वो तो किसी आंदोलन से आए हुए लोग थे, उन्होंने तो अपनी व्यवस्थाएं खुद बनाई। लेकिन व्यवस्थाओं पे बने हुए लोग ही नेपोटिज्म के बड़े उदाहरण होते हैं। व्यवस्थाओं से पैदा हुए जो ब्रीड है उसे ही नेपोकिड्स कहते हैं, और ये दोनों भारत में भी बहुतायत रूप से बढ़ रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ उदाहरण है, मेरा व्यक्तिगत इसमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन चूंकि परिवारवाद है इसलिए समझाना मेरा काम था, आप तक अपनी बात पहुंचाना भी मेरा काम था। इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने किसी भी राजनेता या किसी दल को छोड़ा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेपाल की परिस्थितियां कैसी लग रही हैं आपको इस समय, क्या नेपाल में जो हो रहा है वो सही हुआ, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।